सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिकल। स्टार्ट कर रहे हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन से जो है कैंसर के बारे में समझने वाले हैं। जनरली एंटी नियोप्लास्टिक मतलब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो एंटी कैंसर ड्रग के बारे में। वैसा ड्रग जो कि कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो है कहीं ना कहीं दो टर्म से मिलकर बना है। कौन सा दो टर्म है भाई? एक होता है एंटी, एक होता है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म कहने का मतलब होता है ट्यूमर। ट्यूमर अगर बोले तो, अगर ट्यूमर मतलब बोले तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कहीं कहीं देखते हो आप, यहाँ पे जो है हमारा ट्यूमर हो जाता है, एक तरह से फूल जाता है चारों तरफ। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे जो आपका ट्यूमर हो रहा है, कैसे जो है सेल ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एंटी नियोप्लास्टिक मतलब वैसा ड्रग, मतलब ट्यूमर के एंटी करने वाला और ट्यूमर को हटाने वाला, मतलब एंटी कैंसर ड्रग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिटेल्स इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा फील कर लेते हैं हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को या एंटी कैंसर एजेंट को। तो देखिए, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आप सभी जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैंसर क्या है? एक रैपिड क्रिएशन है। मतलब कि जो है इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन हमारे शरीर में होता है, तभी तो एक नया सेल बनता है। तो जो कैंसर होता है ना, कि इसमें जो है हमारा सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल बोले तो कोई जगह पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो एक समय के बाद वो सेल डिवीजन बंद कर लेता है, पूरी तरह से डिवाइड कर जाता है। तो ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, कैंसर में होता है कि वही सेल डिवीजन जो है लगातार होते जाता है, अनकंट्रोल्ड होते जाता है। अनकंट्रोल होते जाता है तो क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, या फिर कहीं कहीं जगह क्या कहता है, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ट्यूमर कहते हैं। देखिए, अब जो होता है हमारा ट्यूमर होता है, ट्यूमर जनरली दो टाइप के होते हैं, हम सभी जानते हैं। जो कैंसर है दो तरह का होता है, एक होता है बेनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। अगर हम बेनाइन कैंसर की बात करें, तो ऐसा कैंसर जो कि एक जगह से दूसरे जगह ना फैले, उसको हम लोग बेनाइन कैंसर कहते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे उंगली में कहीं ना कहीं ट्यूमर हो गया, कैंसर हुआ। अगर ये कैंसर यहीं पे रहे और दूसरे बॉडी के ऑर्गन में ना फैले, तो इसको हम लोग बेनाइन कैंसर कह देते हैं, बेनिग्न कैंसर कह देते हैं, राइट। अगर वही कैंसर क्या करे, मैलिग्नेंट हो, तो क्या हो, मैलिग्नेंट के पास एक वर्ड आपको याद रखना होगा। मैलिग्नेंट कैंसर के पास मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी होता है। मेटास्टेसिस मतलब आपको पता चला है? मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो सपोज मेरा अगर यहाँ पे कैंसर हुआ है और हमारे ब्लड में जाएगा यही कैंसर सेल, और पूरे शरीर में क्या करे, फैलाने लगे। मतलब अगर हाथ में कैंसर हुआ तो यही स्प्रेड करते करते, फैलते फैलते मेरा लेग तक पहुंच जाए, ठीक है, नेक रीजन तक पहुंच जाए, हेड रीजन तक पहुंच जाए, तो इसको हम लोग मैलिग्नेंट कैंसर कहेंगे। समझ गए आप? मैलिग्नेंट कैंसर, बेनिग्न कैंसर क्या होता है और बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? ये स्प्रेड नहीं करता, नहीं फैलता है। तो कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं? केमिकल इन्फेक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अभी आपको बस हम फील करवाना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में। देखिए, अगर कहीं ना कहीं कैंसर होता है ना, तो कुछ इस तरह से दिखता है। बेसल सेल में अगर कैंसर हो तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, आपका स्क्वेमस सेल में हो तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, मेलानोमा हो जाए तो, ठीक है, स्किन कैंसर, मेरिकल सेल में अगर कैंसर हो जाए तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। समझ रहे हो? फील कर लो आप। देख लो, अगर आगे देखिए, एक इमेज लिया गया है, ये इंडोस्कोपी है, कैंसरस पेशेंट है जिसके जो है जीआईटी रीजन में, जीआईटी रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइनल रीजन में क्या हुआ है, उसका ट्यूमर हो गया। तो इसको कैसे पता किया गया है? इंडोस्कोपी से। इंडोस्कोपी क्या होता है? एक होता है कैमरा लगा हुआ छोटा सा हिस्सा, जिसमें कैमरा लगा होता है, उसमें लाइट लगा होता है, जो आपके माउस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, यही गया ना लाइट, कितना अच्छा लाइट यहाँ पे भी आ रहा है, देख रहे हो स्क्रीन पे। तो पता करता है कि देखिए यहाँ पे ट्यूमर हुआ है आपको। ये पेशेंट को क्या बता देता है कि देखिए यहाँ पे आपको ट्यूमर हुआ है, और इस टाइप से ये दिख भी जाता है, राइट। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा ट्यूमर। अब देखिए, एक होता है मेन, जो आप बहुत सारे कैंसर पेशेंट को आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, बाल्डनेस। मतलब उनका जो बाल है, हेयर लॉस हो जाता है, पूरी तरह से बाल्डनेस हो जाते हैं। ठीक है, गंजे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा ड्रग का मेजर साइड इफेक्ट है। कोई भी एंटी कैंसर ड्रग खाओ तो आप बहुत ज्यादा उसका क्या मिलेगा, साइड इफेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, कुछ अगर माउथ कैंसर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका माउथ कैंसर दिखेगा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आप क्या करने वाले, एक बहुत अच्छे फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो ये सब आपको सहना पड़ेगा, राइट। देखिए किस तरह से हमारा जो कैंसर है वो दिखता है, माउथ में कैंसर हो जाए तो कितना गंदा दिखता है। और ये कैसे हुआ है पता है आपको? टोबैको खाने से। मतलब जो खाते रहते हैं ना ये पान मसाला वगैरह, उसके खाने से क्या हुआ, ये टोबैको खाने से माउथ का कैंसर होता है, और कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक ग्लोबल कैंसर फिगर है हमारा, जो कि
2021 में ना 20 मिलियन केस आए थे, 20 मिलियन, सबसे बहुत बड़ा नंबर है 20 मिलियन, जिसमें कि 20 मिलियन में से 10 मिलियन डेथ हो गया था। कितना हो गया था? 20 मिलियन में से 10 मिलियन का क्या हुआ? डेथ हुआ। और ये जो डेथ है ये क्यों हुआ? क्योंकि जो कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। अभी अभी उस पर बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है, और हो सकता है कि आप वैसे साइंटिस्ट एक दिन फ्यूचर में जरूर बनो जो कि इस तरह से रिसर्च करो, एंटी कैंसर ड्रग लाओ। ये बहुत बड़ा क्या होगा, मानव जाति के लिए बहुत जो है एक क्रांति की विषय होगा, जो कि अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग बना लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी है एंटी कैंसर। कैंसर जो है बहुत मोस्ट प्रिवेलेंट, लगभग 5 में से एक इंसान को कैंसर है ही। तो अगर 2040 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 28 मिलियन केस होंगे, और जिसमें कि 70% डेथ हो सकते हैं, 70% डेथ हो सकते हैं। तो ये सब समझ गए आप कि हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम कैंसर के बारे में प्रॉपर। तो काउजेज ऑफ कैंसर के बारे में जान लेते हैं, फिर कैंसर होता कैसे है। पहला तो हम कैंसर जाने, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब हम बात करने वाले हैं काउजेज ऑफ कैंसर। देखिए, कैंसर बहुत से कारण से हो सकता है। अगर आप अभी बैठे हो तो हो सकता है कोई कैंसर कारक केमिकल या सब्सटेंस आपको हिट कर रहा होगा, आपको जो है अफेक्ट कर रहा है। लेकिन चूंकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, ठीक है, ऑन्को सप्रेसर जीन, ठीक है, ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। वो सब क्या है, एक्टिव है, तो क्या कर रहा है, आपको बचा ले रहा है। तो देखिए, पहला काउज है जो है कार्सिनोजन केमिकल और रेडिएशन। आप समझ आ, अगर आप कोई कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर काउजिंग, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, कैंसर काउजिंग एजेंट, ठीक है। तो कोई भी केमिकल है, अगर केमिकल के प्रेजेंस में आप जाते हो तो क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। फिर रेडिएशन, आप जानते हो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है क्या करता है, रेडिएशन का, रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेज एक रेडिएशन है जो कि आपके स्किन कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो वही ना पढ़ते थे हम लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर दे रहा है, तो जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर फिल्टर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट स्किन पे पड़ेगा। अगर हमारे स्किन पे डायरेक्ट पड़ेगा तो हमारे स्किन को स्किन कैंसर कर सकता है। क्लियर है, स्किन कैंसर कर सकता है। या फिर ये जो है मेन रीजन है जेनेटिक फैक्टर। जो जेनेटिक फैक्टर है ये मेन रीजन है कि जेनेटिक कारण से हमारा मतलब क्रोमोजोम में अगर कोई डिफेक्टिव हो, क्रोमोजोम में डिफेक्ट हो जाए, जिसके कारण हमारा कैंसर हो सकता है। या फिर हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल, ये बहुत मेन रीजन हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल या स्ट्रेस। आजकल जीवन में बहुत सारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रखा है लोगों को, जिसके कारण जो है, स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है ना, आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होते जा रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है तो जो कैंसर काउजिंग केमिकल या रेडिएशन है वो क्या करेगा, आपको इम्यून सिस्टम उससे नहीं बचा पाएगा। अगर इम्यून सिस्टम नहीं बचा पाएगा तो आपको इम्यून सिस्टम को ही मार देगा कैंसर। अगर इम्यून सिस्टम को मार दिया तो कैंसर हो जाएगा, राइट। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टोबैको सभी जानते हैं, इससे तो कैंसर होता ही है। या फिर वैसे कोई कोई पेशेंट होते हैं, वैसे जो इंसान होते हैं जो कि रेडिएशन वाले जगह पे काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कितने सारे जो हमारे देश हैं, हमारे कंट्रीज है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगे हुए, आजकल एटम बॉम्ब बनाने में लगे हैं, जो कि हाईली रेडिएटिव प्लेस होते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा खतरा होता है कि कैंसर होगा ही। क्लियर है। तो ऐसे जगह पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा खतरा पाई जाती है कैंसर होने का। या फिर देखिए, मेनली चेंज इन जीन, मैंने आपको बताया कि जेनेटिक फैक्टर होता है। तो जेनेटिक फैक्टर में कौन कौन सा, देखिए दो चीज आपको याद रखना है। एक होता है हमारे पास क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन, है ना। एक होता है क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है ना ये इनएक्टिव होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे शरीर में जो है पूरा प्रोटो ऑन्कोजीन पाया जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये होता है इनएक्टिव स्टेज में। अगर आप कहीं रेडिएशन के प्रेजेंस में इसको ले जाओ, सपोज दैट कोई केमिकल आया, केमिकल अगर आपको आया, प्रोटो ऑन्कोजीन जो इनएक्टिव था उस प्रोटो ऑन्कोजीन को अगर एक्टिव कर दिया तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, राइट। एक दूसरा हमारा ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है हमारे बॉडी में। ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या होता है, एक्टिव होता है, नाम से पता चल रहा है ना, ट्यूमर सप्रेसर, मतलब जो ट्यूमर बन रहा है उसको सप्रेस करने वाला, वैसा जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस करे, घटा दे। तो ये अगर ट्यूमर सप्रेशन जीन जो है हमारा ऑन है, पहले से काम कर रहा है अपना, जो ट्यूमर आ रहा है उसको सप्रेस कर रहा है, अगर ये गलती से ऑफ हो जाए, मतलब ट्यूमर सप्रेशन जीन कभी रेडिएशन के प्रेजेंस में वैसा रेडिएशन आ जाए जो कि इसको अफेक्ट कर दे और इसको ऑफ कर दे, तो क्या होगा, ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेगा। अगर ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्यूमर ग्रोथ होते चला जाएगा, राइट। क्लियर है आपको यहाँ तक। या फिर ट्यूमर वायरस भी होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हमारा क्या कर सकता है, लीवर कैंसर काउज कर सकता है।
ट्यूमर बहुत सारा वायरस के कारण भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है बहुत दिन तक रह गया तो क्या करेगा, लीवर कैंसर कॉज कर सकता है। अब देखिए कैंसर क्यों होता है, हम तो पढ़ लिए कैंसर का कारण क्या है। अब कैंसर होता कैसे है, क्योंकि हम देखिए हम जानते हैं कि हमारे कैंसर सेल के पास तीन प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्या होता है, तीन प्रॉपर्टी होता है जो उसको कैंसरस बनाने में हेल्प करता है। अगर समझे हम ध्यान से इसको, अगर बढ़िया बेहतरीन से समझे, तो पहला जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। इसको समझना है आपको। हमारे सेल के पास एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल है, मतलब कहना चाहते हैं कि ये जो सेल है, दो सेल है, तीसरा, ठीक है, इधर बहुत सारा सेल बना दिया। ये जो हमारा तीसरा सेल है, ये ग्रोथ कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ग्रोथ करते करते बड़ा हो गया। अब ग्रोथ करते करते बड़ा हो गया, और ये जो अगल बगल वाला सेल है, इसके कांटेक्ट में अगर आ गया ना, ये जो ग्रोथ कर रहा है सेल, तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा। अब सेल ग्रोथ नहीं करेगा, इसको पता चल जाएगा कि नहीं अब हमको ग्रोथ नहीं करना है, अब हमको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब पूरा जो है जगह जितना था मेरा मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, अब इसको क्या करना है, ग्रोथ नहीं करना है। तो इसको हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो कैंसरस सेल होता है उसको कोई मतलब नहीं है इससे, मतलब ये बोलेगा ना कि रे चलो हटो यहाँ से, हटो हटो, हमको जो है तुम कौन होता है रोकने वाला, हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को मानते नहीं है, चलो इस सब को क्या करेगा, तोड़ कर यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, और जो है ग्रोथ करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। समझ गया आप। अब दूसरा जो होता है, देखिए रीजन जो हमारा दूसरा हुआ, सेकंड है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। देखिए एंटी एजिंग कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। जैसे अगर आपको सबको याद होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन, मतलब 120 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं, उसके बाद उनका डेथ हो जाएगा। लेकिन कैंसरल सेल के साथ ऐसा नहीं है। कैंसरल सेल में जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो है कैंसर सेल जो है 120 दिन के साथ भी लगेगा ना कि कितना जवान है, यंग है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा क्रोमोजोम है, ये जो आपको क्रोमोजोम दिख रहा है, इस जो क्रोमोजोम का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग टेलोमियर कहते हैं। ये देखिए टेलोमियर कहते हैं इसको। टेलोमियर जो है, अगर सेल कब जो है प्रोलिफरेट होता है, मतलब सेल कब मरता है, जब उसका टेलोमियर क्या हो जाएगा, अलग होता जाएगा। टेलोमियर यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा, तो सेल क्या होता है, डेथ हो जाता है। लेकिन कैंसरल सेल के साथ क्या होता है ना, कि जो टेलोमियर है ये मेंटेन रहेगा, टेलोमियर को टूटने ही नहीं देगा। टेलोमियर को टूटने नहीं देगा तो सेल जल्दी क्या होगा, बूढ़ा नहीं होगा। अगर सेल बूढ़ा नहीं होगा तो सेल मरेगा नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ये थेरेपी भी करवाते हैं यंग दिखने के लिए। तो ये तो अलग बात है, और वो थेरेपी से भी कैंसर हो सकता है, प्रोन तो है, ठीक है। तो ये जो है थेरेपी भी लोग क्या करते करवाते हैं कि हम जवान दिखें। समझ गए एंटी एजिंग क्या होता है। ठीक है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी किसके पास होता है, कैंसरस सेल के पास। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास टेलोमियर नहीं टूट पाता है। टेलोमियर नहीं टूटेगा तो क्या होगा, सेल मरेगा ही नहीं। सेल नहीं मरेगा तो क्या होगा, बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, जवान रहेगा, और डिवाइड करते करते रहेगा, करते रहेगा। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब बोले तो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल अराउंड ट्यूमर। ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको जो एनिमेशन दिखाया था उसमें आप देख रहे थे कि जो हमारा ग्रोथ कर रहा है, जो हमारा सेल ऐसे ऐसे ट्यूमर बन रहा है, उसमें ब्लड वेसल भी बनते चला जा रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड वेसल भी बनते चला जा रहा है। तो ये ब्लड वेसल क्यों बनता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसी से जो नया नया ग्रोथ हो रहा है सेल का, नया नया ट्यूमर सेल जो बन रहे हैं, उसको क्या करता है ना, ये अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेल ग्रोथ कर रहा है तो उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट आप अभी नोट कर लो कि वीकनेस होता है इसके कारण। देखिए आप न्यूट्रिएंट्स तो खा रहे हो, भरपूर मात्रा में खा रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई जगह पे अगर कैंसर है, कोई सेल पे, आपको नहीं, सॉरी, भगवान न करे आपको कभी हो ऐसा। देखिए आपको कहीं किसी और पेशेंट को कहीं ना कहीं अगर कैंसर है, ठीक है, कैंसर हो तो क्या होगा, वहां पे ब्लड वेसल जो है निकलता है। अगर आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन आपको न्यूट्रिशन आप सोच रहे हो कि मेरे तो भरपूर न्यूट्रिशन मिल रहा है, फिर कैसा हो रहा है, मेरे को वीकनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ चला जा रहा है, कैंसरस सेल के पास चला जा रहा है। मतलब जो कैंसर सेल जो बार बार ग्रोथ करते चला जा रहा है, उसके पास चला जा रहा है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको जो और जो अलग अलग जो सेल है आपके बॉडी में, उसको तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वीकनेस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये सब तो हम समझ गए। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन कौन से टाइप हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। देखिए एक टर्म आता है ओरिजिन। अब हम सभी जानते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स है वो 3 लेयर से मिलकर बने हैं। अगर आप नहीं जानते हो जान ले। हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है, हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी, अगर अपने बॉडी को बीच से कट करते हैं,
अगर हम बीच से कट करते हैं तो अगर सपोज डेट हम एलिमेंट्री कैनाल को काट दिए, एलिमेंट्री कैनाल को काट दिए तो उसमें 3 लेयर होता है। कौन कौन होता है भैया? एक होता है हमारा इक्टोडर्म, ये जो है हमारा सपोज इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, ये क्या हम बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं हम। और बीच में हमारा क्या होता है, ल्यूमेन होता है। ये ल्यूमेन मतलब जहां आपका फूड पाइप होता है। ये देखिए, हम अगर फूड पाइप है मेरा, ठीक है, यहाँ समझना है आपको। फूड पाइप को क्या किया, बीच से कट कर दिया। अगर बीच से फूड पाइप को कट कर दिए तो हमारा 3 लेयर मिलेगा यहाँ पे। इक्टोडर्म मिलेगा, इंडोडर्म मिलेगा और सॉरी, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म मिलेगा। और बीच वाला जो खाली स्पेस जहां से आपका फूड नीचे जाता है, वहां पे खाली रहेगा ना, हॉलो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ल्यूमेन कह देते हैं, राइट। तो देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है किससे बना है, 3 इक्टोडर्मल ओरिजिन, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना है। डर्म क्या है, ये एक जर्म लेयर है, मतलब इसी सेल से क्या हमारा पूरा बना हुआ है। इतना तक आपको समझ आना है, क्लियर है। तो देखिए क्या होता है ना, इसके बेसिस पे कैंसर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो पहला जो होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा नाम से पता चल रहा होगा, कार्सिनोमा मतलब कैंसर या ट्यूमर, ठीक है, जो कि एराइज होता है कहाँ से, इक्टोडर्म। जो आपको बाहर वाला लेयर होता है, इक्टोडर्मल लेयर होता है, जो बाहर वाला लेयर मैंने बताया ना, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, 3 लेयर है। तो जो इक्टोडर्म में अगर कैंसर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा। मतलब इक्टोडर्मल रीजन में अगर कैंसर हो तो उसको हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं। कौन कौन सी जगह पे हो सकते हैं, जैसे एक बाहर वाला रीजन पे आपका एपिथेलियल सेल होता है सबसे ऊपर, आप सभी जानते हैं, या फिर इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड्स में हो सकते हैं। जितना भी ट्यूमर होते हैं, जितना भी ट्यूमर्स होते हैं, उसका 80 to 85% कार्सिनोमा ही होता है। मतलब बहुत ज्यादा कैंसर अगर हो रहा है, आप अगर कैंसर नाम सुन रहे हो, ठीक है, आप अगर कैंसर नाम सुन रहे हो, ट्यूमर नाम सुन रहे हो, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं इसका चांस बहुत ज्यादा है, कार्सिनोमा का चांस ज्यादा है, 80 to 85%। जैसे बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट प्रिवेलेंट, लंग कैंसर हो गया हमारा, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, या फिर कॉलन। कॉलन समझ रहे हो कि नहीं, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें अगर कैंसर होता है तो कॉलन हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है मेल में, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तो आप समझ रहे हो। ब्रेस्ट कैंसर तो मोस्ट प्रिवेलेंट है। अगर अमेरिका की बात करते हैं, मतलब एक रिसर्च में ऐसा मिला है कि वहाँ 6 में से एक महिला को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर होता ही है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रिवेलेंट है और बहुत खतरनाक बीमारी है, क्लियर है यहाँ पे। कार्सिनोमा समझ गया, कौन सा रीजन से मेरा मेरे को एक्टोडर्मल रीजन से मिला, राइट। अब दूसरा आता है सार्कोमा। सार्कोमा मतलब ये मेजोडर्मल, मतलब सेकंड वाला जो लेयर आता है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म। तो ये मेजोडर्म में अगर कहीं ना कहीं कैंसर होता है तो इसको सार्कोमा कहते हैं, ठीक है। सार्कोमा समझ रहे हैं आप लोग। मेजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन में हो गया, फैट में हो गया, कार्टिलेज में हो गया। अगर बोन में, सब जानते हैं ना कि बोन में भी क्या होता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। फैट जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है उसमें, कार्टिलेज में कैंसर हो सकता है। लेकिन ये सार्कोमा जो है वो कम होता है, ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। ट्यूमर जो अगर लिम्फ नोड में अगर ट्यूमर होता है, इसको लिम्फोमा कहते हैं। सभी जानते हैं अगर ट्यूमर कहाँ हो जाए, लिम्फ नोड में हो जाए। लिम्फ नोड समझ पा रहे हो कि नहीं, आपके बॉडी में बहुत सारा लिम्फ नोड जो डब्ल्यूबीसी सेल कंटेन करता है, जो कि आपको एंटीबॉडीज, एक तरह से समझ लो कि आपको इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। तो लिम्फ नोड में होगा तो लिम्फोमा कहेंगे, ये भी एक सार्कोमा का ही टाइप है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर सभी जान रहे हैं आप लोग। लिपोमा क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में अगर कैंसर होता है तो इसको हम लोग लिपोमा कहते हैं। एडिपोज टिश्यू में कैंसर होगा तो लिपोमा कह देंगे। अब देखिए कुछ और टर्म जान लेते हैं जो कि अगर आप ड्रग पढ़ोगे ना तो आपको आएगा ये सब टर्म, कि ये जो ड्रग है माइकोसिस फंगोसाइट्स में यूज होता है, एडिनो कार्सिनोमा में यूज होता है, हॉटकिंस लिम्फोमा में होता है। तो ये टर्म को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं, क्लियर है। इसको स्किप नहीं करने का सोचना, हम समझ पा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए पहला अगर हमारा टर्म है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा मतलब ग्लैंडुलर सेल जो होते हैं उसमें कैंसर होता है। जो ग्लैंड का सेल होता है, जो वैसा सेल जिससे ग्लैंड बनता है, जो कहीं ना कहीं सिक्रीशन करता है कुछ ना कुछ, तो उसमें अगर कैंसर होता है तो उसको हम लोग एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। लाइक एक होता है हॉटकिंस लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा जो है टाइप ऑफ कैंसर है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। कहाँ अफेक्ट करता है, किसको, लिम्फेटिक, जो हमारा लिम्फ है, ब्लड और लिम्फ हम पाया जाता है हमारा बॉडी में, जानते हो कि नहीं, ठीक है। जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सेल होता है, लिम्फोसाइट्स जिसको भी कहते हैं। तो ये क्या करता है ना, कि जो डब्ल्यूबीसी सेल है हॉटकिंस लिम्फोमा में क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण लिम्फ लिम्फ में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, जो हमारा सेल है जो डब्ल्यूबीसी का फ्लूइड है, जो लिम्फेटिक लिम्फ है, वो पूरा गहरा होते जाएगा,
ठीक है, गाढ़ा होते जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ते चला जाएगा उसका। तो बढ़ते चला जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो लिम्फ नोड है वहां पे जाकर फंस जाएगा। लिम्फ नोड समझ रहे हो, जहाँ पे नोड पाया जाता है, एक तरह से इस टाइप का नोड आपके बॉडी में, आर्मपिट के अंदर, यहाँ पे गर्दन में। जी आप यहाँ पे देखते हो गिल्टी हो जाता है, जो जिसको गिल्टी कहते हैं आप आजकल के भाषा में। तो ये भी क्या होता है, एक लिम्फ नोड होता है जहाँ जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। क्लियर है। तो यही जो होता है लिम्फ नोड क्या होता है, स्वेल कर जाता है या फूल जाता है। दूसरा आता है माइकोसिस फंगोइड्स। माइकोसिस फंगोइड्स जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है ब्लड कैंसर का। क्यों मोस्ट कॉमन कॉमन फॉर्म है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में जैसे कि माइकोसिस फंगो जो फंगोइड्स है, ये टी सेल जो है, टी सेल कैंसरस हो जाता है। जो टी सेल जो कि हमारा डब्ल्यूबीसी सेल को हेल्प करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, जो हमारा सेल, जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला सेल है, वही हो गया कैंसरस। ठीक है, जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला सेल है, टी सेल बी सेल, वही अगर कैंसर में बदल जाए तो कैसा होगा, आप सोच सकते हो। हमारे बॉडी को फर्दर कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है, तो पूरा जो है कैंसर हो जाएगा, बहुत भयानक कैंसर हो जाएगा। और इसका जो एक बढ़िया सिम्टम्स है, ये क्या है, स्किन रैश। स्किन पे क्या हो जाएगा, रैशेस आने लगेंगे माइकोसिस फंगोइड्स के कारण। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तीसरा हमारा पॉलीसिथेमिया वारा। पॉलीसिथेमिया वारा क्या है, ये ब्लड कैंसर का टाइप है, जिसमें इसमें क्या होता है ना, ब्लड कैंसर का टाइप है पॉलीसिथेमिया वारा में, कि जो हमारा बोन मैरो है, जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो आप सभी जानते हो, बोन मैरो में क्या होता है, ये जो हमारा बोन मैरो है उसमें स्टीम सेल पाया जाता है। स्टीम सेल आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, राइट। किसका प्रोडक्शन करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। अगर देखिए जो पॉलीसिथेमिया वायरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, ये बोलेगा स्टीम सेल को, ए चलो तुमको अब रुकना ही नहीं है, जितना मन उतना आरबीसी का प्रोडक्शन करो। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा ना, कि हमारा ब्लड में अगर रेड ब्लड सेल का मात्रा बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हो कि ब्लड जो है पूरा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लोटिंग होने का चांस बढ़ेगा कि नहीं। क्लोटिंग मतलब थक्का जम जाना, ब्लड एक ऐसे ऐसे क्या करना, जम जाना, एक तरह से उसको क्लोटिंग कहते हैं। तो ब्लड जो है थिक होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा। अगर क्लोटिंग हो जाएगा तो क्या ब्लड जो है फ्लो करेगा क्या, ब्लड अगर फ्लो नहीं करेगा तो हमको बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत सारा जो है हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, बहुत सारे डिजीज से आप क्या कर सकते हो, पीड़ित हो सकते हो, राइट। देखिए मल्टीपल माइलोमा, तीसरा हमारा क्या, मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद है मल्टीपल माइलोमा, मतलब प्लाज्मा सेल एंड आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द बोन मैरो। ठीक है, प्लाज्मा सेल जो है बोन मैरो में, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा जो प्लाज्मा सेल, हमारा जो बोन मैरो में प्लाज्मा का सेल होता है, वो कैंसरस हो जाता है, और क्या अपने आप मल्टीप्लाई करते चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा। न्यूरोब्लास्टोमा, एड्रिनल ग्लैंड में अगर कैंसर हो तो उसको न्यूरोब्लास्टोमा कहेंगे। ठीक है, रेप्डोमायोसार्कोमा, रेप्डोमायोसार्कोमा क्या होता है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कैंसर हो जाए। हॉलो ऑर्गन्स बोले तो आपका ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, या फिर यूट्रस हो गया, ये सब क्या है, हॉलो ऑर्गन्स है। उसमें अगर हमारा कैंसर हो जाता है तो रेप्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। ठीक है, माइक्रोग्लोबुलिनेमिया, माइक्रोग्लोबुलिनेमिया रेयर कैंसर है, जो कि डब्ल्यूबीसी से शुरुआत होता है, इतना जान लेता आपको। फिर आता है क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी क्या होता है, कि इसमें भी बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। अब मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो आपका लिम्फ नोड स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, है ना, लिम्फ नोड स्वेल कर जाएगा, राइट। तो ये था हमारा क्या, कुछ टर्म्स। अब हम कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैंसर को जो ट्रीट कर सकते हैं वो बहुत सारा वेज, बहुत सारा तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे केमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, रेडिएशन थेरेपी और नियोप्लास्टिक एजेंट। समझना है आपको। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है, कि एक जो हमारा सपोज कि ये मेरा हाथ, ये किसी का हाथ है, कोई पेशेंट है जिसका जिसका हाथ है, जहाँ पे यहाँ पे कैंसर हुआ है, तो क्या करेंगे ना, केमिकल को यूज करके, एक किसी केमिकल को यूज करके इसको हम थेरेपी करेंगे। थेरेपी मतलब उस सेल को, कैंसरस सेल को मारने का कोशिश करेंगे केमिकल को यूज करके, तो उसको केमोथेरेपी कह दिए। दूसरा सर्जरी आता है, समझ रहे हो कि कहीं पे अगर ट्यूमर हो गया है तो उसको क्या करेंगे, सर्जरी कर कर या काट कर वहां से ट्यूमर को हटा देंगे। जनरली ये बेनिग्न ट्यूमर के लिए किया जाता है, क्योंकि ये फैलने वाला नहीं होता है, तो आसानी से हम सर्जरी करके इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट तो फैलने वाला होता है, उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है बताइए, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। बिल्कुल, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होता है, जिस जो कि सर्जरी से रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम सर्जरी किए, हो सकता है ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, फैलेगा और कहीं और पे कैंसर काउज कर देगा, तो उसके लिए सर्जरी ऑप्शन नहीं है।
फिर तीसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन भी आप समझ रहे हो, किसी रेडिएशन का यूज करके कि गामा रेज, ठीक है, गामा रेज को मेनली गामा रेज यूज किया जाता है। गामा रेज को यूज करके क्या किया, हम थेरेपी कर रहे हैं, मतलब कैंसर सेल को क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। नियोप्लास्टिक एजेंट जो हम पढ़े ना, एंटी नियोप्लास्टिक भी जिसको कहते हैं, वैसा ड्रग, मतलब कोई दवा देकर, ड्रग देकर अगर कैंसर को ठीक कर दिए तो उसको हम लोग नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं, राइट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट स्पेशल ड्रग है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए प्राइमरी यूज किया जाता है। पहले अगर कैंसर किसी को हो रहा है तो पहला जो ड्रग आएगा वो कौन सा रहेगा, हमारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। फर्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो ड्रग था वो 1940 में यूज किया गया था, है ना, जिसको बनाया गया था नेचुरली प्रोडक्ट से या फिर लैब में बढ़िया से सिंथेसाइज करके एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को बनाया गया था 1940 में। क्या करता है ये ड्रग जो है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या करता है, कैंसर सेल को तो मार देता है। जो ये देखिए, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, और यहाँ पे सपोज देते हैं कि इसी सेल में ये कैंसरस सेल है। तो ये सेल को क्या करेंगे, रेडिएशन थेरेपी या ये केमोथेरेपी से तो मार दिए, इस सेल को मार दिए, तो हो सकता है कि इस सेल को मारने के चक्कर में इसको भी इफेक्ट हो जाए, कुछ कुछ रेडिएशन इस पे चला जाए। अगर इस पे रेडिएशन चला जाएगा तो क्या होगा, इस सेल हमारा इफेक्ट होगा, सेल इफेक्ट होगा तो ये सेल इसको इफेक्ट करेगा, जिसके कारण बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। क्लियर है। जैसे कि नोजिया हो सकता है, नोजिया मतलब वोमिटिंग लाइक सेंसेशन, लगता है कि अब वोमिटिंग हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, इसको नोजिया कहते हैं। हेयर लॉस, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, हेयर लॉस, पूरा बाल्डनेस, पूरा बाल जो है क्या होता है, उड़ जाता है। माउथ अल्सर होने का चांसेस है, माउथ में अल्सर, छोटे छोटे घाव, ठीक है। लोअरिंग ऑफ ब्लड सेल्स अलोंग विथ वीकनेस, जो हमारा ब्लड सेल्स है वो घटने लगेंगे। क्यों घटने लगेंगे और वीकनेस क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो आपके सेल्स के पास नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैंसरस सेल के पास जा रहा है, चला जा रहा है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कैंसर जो है ग्रो कर रहा है। तो वीकनेस आएगा कि नहीं आएगा, और ब्लड सेल में कमी आएगा, बिल्कुल सही है। कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये है अल्काइलेटिंग एजेंट का पार्ट है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल और बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अब आने वाला लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारा लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.brightmedico.com। तब तक बढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।